जादुई चाबी। एक गांव में रितु नाम की एक लड़की रहती थी। उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा था। वो बहुत भोली थी। एक दिन रितु की माँ जमुना ने उससे कहा, अरे रितु, तू यहाँ खेलती रहेगी? लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। चल घर चल बेटा। तभी लड़के वाले रितु की सुंदरता देखते हैं और उसे पसंद कर लेते हैं। थोड़े ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है। रितु अपने ससुराल चली जाती है। एक रात जब रितु के पति नीरज की आंख खुलती है तो वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि रितु गुड़िया और छोटे छोटे खिलौनों से खेल रही है। मेरी कार है सबसे तेज, मेरी गुड़िया सबसे प्यारी। अरे रितु, तुम ये क्या कर रही हो? नीरज हंसते हुए बात को टाल देता है, लेकिन लगातार रितु को खिलौनों से खेलता देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या पागलपन है? क्या तुम बच्चों की तरह खिलौनों से खेलती रहती हो? तभी नीरज की माँ भी वहाँ आ जाती है और उसे बहुत बुरा भला कहकर घर से बाहर निकाल देती है। रितु रोते रोते अपने घर पहुँच जाती है। अरे रितु बेटी, इतनी रात को तू कैसे यहाँ लौटी बेटा? माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, वो मुझे पागल कहते हैं। ये सुनकर रितु की माँ को बहुत बड़ा झटका लगता है। रितु उदास रहने लगती है। उसके माता पिता परेशान रहने लगते हैं। रितु अपने खिलौने लेकर एक रात एक कुएं में कूदने के लिए जाती है। तभी वहाँ से एक राक्षसनी की आवाज सुनाई देती है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम मरना क्यों चाहती हो? रितु सारी बात उसको बताती है। चिंता मत करो, तुम ये चाबी लो। जिस खिलौने में भी इस चाबी को लगाओगी वो खिलौना असली हो जाएगा। रितु चाबी लेकर अपने घर लौट आती है और अब वो जिस भी गुड़िया को या गुड्डे को वो चाबी लगाती है वो असली हो जाता है। वो एक सुंदर से गुड्डे को चाबी लगाती है और वो एक खूबसूरत नौजवान में बदल जाता है, वो जिससे शादी कर लेती है। धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। जब नीरज को जादुई चाबी के बारे में पता चलता है, वो एक रात रितु के घर में चोरी करता है और जादुई चाबी को चुरा लेता है। वापस लौट कर आने पर जब वो चाबी खिलौनों पर लगाता है तो उसकी माँ और उसका घर खिलौने में बदल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? माँ, तुम तो गुड़िया बन गई। ये हमारे लालच का ही फल है। मैं अभी जाकर चाबी रितु को वापस देकर आता हूँ और उसे माफी भी मांगता हूँ। नीरज अपनी गलती पर पछताता है। रितु के पास वापस लौटता है, उसे जादुई चाबी लौटाता है और माफी मांगता है। कुछ ही देर में नीरज की माँ पहले की तरह हो जाती है और उसका घर भी ठीक हो जाता है। हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। हैंडपंप, सोना देने वाला। हर साल मई जून के महीने में राजपुरा नाम के गांव में गर्मी के कारण पानी का सूखा पड़ जाया करता था। उसी गांव में निशा नाम की लड़की अपनी विधवा माँ के साथ रहती थी। वो भी अपने चाचा सोमपाल और चाची शारदा के साथ। शारदा का एक बेटा था, राहुल। शारदा निशा से अक्सर पानी के लिए लड़ाई करती थी। एक दिन उसने अपने पति सोमपाल से कहा, सुनो जी, आज ये निशा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। ये तो मेरा बेटा राहुल है जिसने मुझे बचाया। सोमपाल ने गुस्से में आकर निशा और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हो? हमें घर से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे? तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो। भैया तो मर चुके हैं, अब तुम लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। निशा और उसकी माँ सरपंच के पास मदद के लिए जाते हैं, लेकिन उनके चाची शारदा सरपंच को पैसे देकर फैसला अपने हक में कर लेती है और दोनों को गांव छोड़कर जाना पड़ता है। माँ, अब हमारे पास यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, चलो नानी के यहाँ चलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद निशा की माँ गर्मी के कारण बेहोश हो जाती है। तभी निशा को एक हैंडपंप दिखाई देता है। थोड़ी देर हैंडपंप लगातार चलाने के बाद उसमें से पानी की जगह सोना निकलने लगता है। अरे ये कैसा हैंडपंप है? मुझे पानी चाहिए और ये सोना दे रहा है। निशा सोना इकट्ठा कर लेती है। तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है। सुनिए, मेरी माँ बेहोश हो गई है, मेरी मदद कीजिए। लड़का माँ और बेटी दोनों की मदद करता है, उन्हें अस्पताल तक ले जाता है।
कुछ ही दिनों में निशा की माँ बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाती है। माँ, अब हमें किसी के यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारा सोना है, ये देखो। एक दिन राहुल निशा और उसकी माँ को बाजार में घूमते हुए देख लेता है और हैरान होता है कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। सोमपाल और राहुल निशा का पीछा करते हैं और निशा को हैंडपंप से सोना निकालते हुए देख लेते हैं। बेटा राहुल, रात को आकर के हम सारा सोना निकाल लेंगे। लालची सोनपाल अपने बेटे और पत्नी के साथ जाकर रातों रात हैंडपंप से बहुत सा सोना लेकर घर पहुंचता है, लेकिन उनके घर में अचानक डकैती पड़ जाती है और सारा सोना चोर ले जाते हैं। वहाँ निशा को कोई फर्क नहीं पड़ता, हैंडपंप उसे लगातार सोना देता रहता है। वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीती है और शादी कर लेती है। गर्भवती गधा। आकाश और कमला नाम के दो पति पत्नी रामपुर नाम के एक गांव में रहते थे। वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन वह दोनों जंगल के रास्ते से शहर जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। तभी एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। इतने में उनके पास पानी खत्म हो गई। तभी आसपास देखा तो एक स्वामी जी तपस्या करते हुए उनको दिखाई दिया और उनके पास पानी भी थी। तभी आकाश ने ऐसा सोचा, कमला तुम इधर ही रुको, मैं स्वामी जी के पास जाता हूँ और पानी लेके आता हूँ। आकाश तपस्या करते हुए स्वामी जी के पास गया और पानी पूछा, लेकिन स्वामी जी कुछ बोले नहीं। आकाश ने फिर से ऊंची आवाज में बोला, स्वामी जी आप दया करके मुझे ये पानी दे दीजिए, मैं और मेरे पत्नी बहुत प्यासी हैं। तभी स्वामी जी गुस्से में आकर आंख खोलते हैं। अरे मूर्ख, तुमने ये क्या किया? मेरी दीक्षा से मुझे जगा दिया, तुमको इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर स्वामी जी ने उन दोनों को श्राप देते हैं। तुम दोनों अभी से दो गधे बन जाओ। अब इस श्राप को कोई नहीं बदल सकते, मैं भी नहीं। ऐसा बोलकर स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। वह दोनों गधे जंगल में भटकते रहते हैं। इतने में उनको एक कपड़ों का व्यापारी देखता है और ऐसा सोचता है, अरे ये दोनों गधे तो इस जंगल में भटक रहे हैं। मैं हर रोज मेरे कपड़े लेके जाने के लिए बहुत सारा किराए गाड़ी के लिए देता हूँ। क्यों ना मैं इन दोनों गधों को लेके जाकर मेरा कपड़ा इन दोनों गधों के साथ लेके जाऊं। ऐसा मैं बहुत सारे पैसा बचा सकता हूँ। ऐसा सोचकर उस व्यापारी ने गधों को घर लेके जाता है। थोड़े दिन के बाद कमला गर्भवती हो जाती है, लेकिन वह बात मालिक को पता नहीं था और वह बहुत सारा कपड़ा कमला के ऊपर रखकर बाजार जाने लगा। कमला बहुत रोती थी। आकाश भी कमला की दर्द देखकर बहुत रोता था, लेकिन गधे होने के कारण कुछ बोल नहीं पाते थे। कुछ दिन ऐसा ही रोज कमला और आकाश बहुत सारा बोझ उठाकर लेके जाने लगे। एक दिन कमला रास्ते में जाते जाते गिर जाती है। तभी आकाश ऐसा बोलता है, अरे कमला, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारा मालिक हमें मार देगा और हमारा बच्चा भी मारा जाएगा। हम इस रात को ही भागने के लिए देखते हैं। ऐसा सोचकर उस रात को जब उनके मालिक सो जाते हैं, तभी आकाश ने उसके दांतों से दोनों की रस्सी काट लेता है। बिना कुछ आवाज किए धीरे धीरे से चले जाते हैं और फिर उसी स्वामी जी के पास जाते हैं। तभी गधे के रूप में आकाश स्वामी जी से ऐसा बोलता है, स्वामी जी हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत भूल हो गई। अब मेरे पत्नी गर्भवती भी है, हमें इस श्राप से मुक्ति दीजिए। देखो बालक, मैंने तभी बोला है कोई भी श्राप से बचा नहीं सकते, लेकिन आप दोनों मेरे साथ ही रह सकते हो। मैं आपका देखभाल करूंगा। ऐसा बोल के स्वामी जी कमला के पेट पर हाथ फेरते हैं। तभी कमला एक छोटी सी गधे के बच्चे को जन्म देती है और खुशी खुशी स्वामी जी के साथ ही रहने लगते हैं। राजेश हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के पास आया करता था। एक दिन उसके नाना घर में बातें कर रहे थे। सुना है आज हमारे गांव का एक आदमी नदी पार गया था खजाने की तलाश में हीरापुर वाले बंगले में, लेकिन वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं उस बंगले में भूत रहते हैं। इतने में राजेश वहाँ आ जाता है।
नाना जी, क्या वाकई में नदी के पार भूत रहते हैं? अरे नहीं बेटा, हमारे गांव वाले ऐसा कहते हैं। तू अभी छोटा है, ये बातें नहीं समझता, पर तू कभी वहां मत जाना, ठीक है? थोड़े दिन बाद राजेश अपने घर शहर लौट जाता है। एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके नाना नानी अपने गांव से वापस ले आते हैं। नाना नानी बहुत गरीब थे, जैसे तैसे अपना घर चलाते थे, इसीलिए उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। समय बीतता गया और राजेश बड़ा हो गया। एक दिन उसकी नानी ने कहा, बेटा राजेश, अब तुम शादी कर लो, यही हमारी अंतिम इच्छा है। राजेश की शादी हो जाती है और कुछ दिन बाद उसके नाना नानी का स्वर्गवास हो जाता है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो नाव चलाता है। एक दिन वापसी के दौरान नदी के पार उसे एक चमकता हुआ घर दिखाई देता है। अरे क्या ये वही मायावी बंगला है जिसके बारे में नाना नानी कहते थे? लेकिन मैं तो रोज यहाँ से निकलता हूँ, ये मुझे आज ही क्यों दिखाई दिया? राजेश बंगले के अंदर जाता है। वहाँ उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा स्वागत है राजेश, मैं सोने का बंगला हूँ। अगर तुम इस बंगले में अपने घर की 10 साल पुरानी कोई भी चीज लाओगे तो मैं उसे सोने में बदल दूंगा। अच्छा, तो तुम ही हो वो मायावी बंगला? हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मैं बस उसी को दिखाई देता हूँ जो बिना किसी लालच के मेरी मदद करता है। तुमने बहुत से लोगों की मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। राजेश तुरंत अपने घर जाता है। अपने घर से पुरानी चीजें लेकर आता है। वो चीजें मायावी घर में रखते ही सोने की हो जाती हैं। अब वो रोज ऐसा ही करने लगा। राजेश अब बहुत लालची हो चुका था। धीरे धीरे राजेश काम पर जाना बंद कर देता है। घर का पुराना सामान भी खत्म हो जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, देखो हमारे पास कोई पुराना सामान तो नहीं रहा। तुम एक काम करो, पड़ोस के किसी घर से कुछ पुराना सामान चोरी करके ले आओ। मैं उसे सोने का बनाकर ले आऊँगा ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें। अगले दिन राजेश की पत्नी पड़ोस के यहाँ से कुछ पुराना सामान चोरी करके लाती है। राजेश खुशी खुशी अपनी पत्नी के द्वारा चुराए हुए सामान को लेकर मायावी बंगले में पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वो सामान रखता है, लेकिन सामान सोने का नहीं होता। मायावी बंगला कहता है, राजेश, अब तुम लालची हो चुके हो। आज तुमने और तुम्हारी पत्नी ने चोरी की। तुम्हारा मन अब मैला हो चुका है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। राजेश को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है।